तो हेलो बच्चों, अपन ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर वैसे थ्योरेटिकल पार्ट होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आती है, तो अपन क्वेश्चन के थ्रू इसमें काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर कैसे कैसे कंडीशंस लगाई जाती है और कैसे कैसे हम प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो सबसे बेसिक तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आप सबको पता है कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ केसेस, ये तो सबको पता है। पर ये फेवरेबल केसेस और टोटल केस जो चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखनी है, तब जाके हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कर पाएंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले के नाम पर यहाँ पर एक चीज़ होती है जो आपको मैंने बता ही दिया और आप सबको वो चीज़ें पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सीखनी है और क्या क्या टर्म्स हमारी यूज़ आएंगी। जैसे कोई क्वेश्चन में अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, सैंपल स्पेसिस लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रखेंगे आप, अपने आप ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इवेंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। उसके अलावा इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सब होते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एंटर करेंगे, वहाँ अपन सीखेंगे क्लासिकल डेफिनेशन, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट हैपन हो रहा है, उसके फेवर में क्या ऑड्स आ रहे हैं और अगेंस्ट में क्या क्या कंडीशंस आ रही है, वो सब अपन देखेंगे। उसके बाद कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपको कई सारे वहाँ पर क्या दे देंगे, ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि यहाँ पर इतने हेड आ रहे हैं, इतने टेल आ रहे हैं, उन सब पर फिर अपन कैसे करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ, बाय बेस थ्योरम, एक्सटेंडेड बेस थ्योरम और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्री में भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रोबेबिलिटी से आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं, उन सब पर अपन पहले क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डेफिनेशन। जैसे अभी क्वेश्चन में अपन कर रहे हैं और क्वेश्चन में कहीं पर रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ आ गया, तो अपन कैसे समझेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। और उसके अलावा जैसे एन एक्सपेरिमेंट और एक्शन रिजल्टिंग इन 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आपको पता नहीं। जैसे मैंने कोई एक कॉइन है मेरे पास, उसको मैंने टॉस किया, तो मुझे ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक डाई है मेरे पास, उसमें 1 से 6 तक मेरे पास डिजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने उसको रोल किया और उसमें क्या आएगा, क्या मुझे पहले से पता है, नहीं पता है। वो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आई, आपने रोल किया, उसमें 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। मान लीजिए एक बाउल है आपके पास, उसमें 1 से 20 तक पर्ची आपने लिख दी, एक 20 तक पर्ची बना के और उसमें डाल दी। आप रैंडमली एक पर्ची निकालते हो, एक स्लिप निकालते हो उसके अंदर से, और उसमें क्या नंबर आएगा, ये भी तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। पहले से अगर पता होता तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता, वो श्योर इवेंट हो जाता ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम इवेंट क्या होते हैं, जो एक्शन रिजल्टिंग इन 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स, जिसके 2 से ज़्यादा आउटकम्स होते हों। ठीक है, वो होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डाई है, पर उसमें सारे जितने भी अपने पास फेसेस हैं उनमें 1 1 1 है, सिर्फ क्या है, एक डॉट बना हुआ है, 1 1 1 1, जबकि ऐसा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं डाई में। पर वहाँ पर उस वाले में क्या है, स्पेशल कंडीशन है कि सब में 1 है, और आपने रोल किया तो आपको पता है कि 1 ही आएगा। आप कितनी बार रोल करो 1 ही आएगा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। एटलीस्ट आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एटलीस्ट आउटकम्स कितने होने चाहिए हमारे पास, 2 होने चाहिए, तब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा कहलाएगा। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक बार टॉस कर रहे हो तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 2 बार टॉस कर रहे हो तो हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले पर हेड आ गया तो दूसरे पर टेल, पहले पर टेल तो दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हो गए। जब हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पहले कॉइन पर हेड आएगा,
टेल आएगा, दूसरे कॉइन पर भी हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो क्या क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं दोनों कॉइन्स में, ये चारों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो एक कॉइन को टॉस करना या फिर दो कॉइन को टॉस करना क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। क्या होगा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से थ्रोविंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला, तो वो कुछ भी आ सकता है उन 52 में से। तो ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 52 हो गए। तो उसमें भी वो क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस भी आपको कहीं भी मिल सकता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसमें सैम्पल स्पेस दे दिया उसने, तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस होता क्या है। जैसे द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब आप सोचिए कि आपने एक डाई को रोल किया, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, उस डाई पर A1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। ये होंगे अगर एक डाई को रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इनको क्या बोलते हैं अपन, सैंपल स्पेस। ध्यान से समझना, सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, सैंपल स्पेस कहलाते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड ईच आउटकम इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। तो ये क्या होगा, एक सैंपल पॉइंट, ये क्या होगा, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट। कितने सैंपल पॉइंट है, 6 है। यहाँ पर कितने हैं सैंपल पॉइंट, 1 और 2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, दो कॉइन को मैंने क्या किया, टॉस करा, तो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे हमारे पास सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 4 है, इसमें कितने हैं, 6 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं। सैंपल पॉइंट कितने हैं, इसके अंदर 6 हैं, इसमें 2 है और इसमें कितने हैं, 4 आ गए। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए एक कार्ड है, 52 कार्ड के डेक में से आपने एक कार्ड निकाला, वो क्या क्या आ सकता है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 52 आ जाएंगे, क्योंकि वो 52 में से कुछ भी हो सकता है। तो सैंपल स्पेस को आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। द इवेंट इज डिफाइंड एन आउटकम, ऑक्यूरेंस और सिचुएशन। इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डाई को रोल किया, तो उसमें आउटकम क्या आ रहा है, जैसे 1 आ गया, तो वो भी तो क्या है, एक आउटकम है, एक इवेंट है 1 आना। तो हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, कोई भी इवेंट ओकर होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे किंग आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर डायमंड आने की, एक 52 कार्ड्स में से डायमंड आने की पॉसिबिलिटी, या फिर डायमंड का जोकर आने की पॉसिबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट को हैपन होने की क्या पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो कि इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इज डिफाइंड एज एन आउटकम्स ऑक्यूरेंस ऑफ सिचुएशन। आगे चलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वी प्रोबेबल। इक्वी लाइकली का मतलब क्या होता है, उनकी पॉसिबिलिटी आने की सेम है। कैसे, events are said to be equilikely when each event is as likely to occur as any other event. Note that the term at random or randomly means that all possibilities are equally likely. जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या सेम है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी क्या है, टेल आने की है। या फिर एक डाई को आपने रोल किया, तो उस पर 1 आने की पॉसिबिलिटी, 2 आने की पॉसिबिलिटी, 3 आने की पॉसिबिलिटी, 4 आने की पॉसिबिलिटी, 5 आने की पॉसिबिलिटी और 6 आने की पॉसिबिलिटी, ये सब पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी, हमारे पास सेम रहेगी। तो ये कौन सा इवेंट होगा, ये इवेंट होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स।
इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही है। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है, उसके आने की पॉसिबिलिटी सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। और पॉसिबल equally likely when each event is likely to occur as an any other event, यानी कि 1 आने की पॉसिबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 2 आने की पॉसिबिलिटी सेम है। सेम किसके हैं, 3 आने की पॉसिबिलिटी से, 4 आने की पॉसिबिलिटी से, 5 से और 6 से। यानी कि एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की पॉसिबिलिटी और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, सेम। तो ये इवेंट कैसे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज if occurrence of one rules out the simultaneous occurrence of both A intersection B equals to phi। इसका मतलब क्या होता है, देखो 2 इवेंट है, A इवेंट है और B इवेंट है, सैंपल स्पेस कुछ और है। वहाँ पर हमने क्या किया, एक लिया इवेंट A, एक इवेंट लिया B, और दोनों इवेंट ऐसे लिए हैं कि इन दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट, कोई भी इवेंट आने की पॉसिबिलिटी सेम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक डाई को रोल कर दिया, मैंने ए इवेंट लिया है कि आउटकम क्या है मेरे पास, ओड नंबर, क्या है मेरे पास, ओड नंबर। तो फिर ए क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बी इवेंट लिया मैंने आपको इवन नंबर, कि मैंने एक डाई रोल किया और मेरा फेवरेबल इवेंट है इवन नंबर आना चाहिए। तो बी के पास क्या आएगा सैंपल स्पेस में, बी में क्या आएगा इवेंट में, 2, 4 और 6। तो ए के पास क्या एलिमेंट है, ए के पास क्या है, ए इवेंट में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, और बी इवेंट में क्या आ रहे हैं, 2, 4, 6। इफ ऑक्यूरेंस ऑफ 1 रूल्स आउट द साइमल्टेनियस ऑक्यूरेंस ऑफ बोथ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। आप यहाँ देख रहे होंगे ए इवेंट में एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 1, 3, 5 है, बी इवेंट में एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6 है। और अगर मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आप बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी। आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 5 के इक्वल आ रही है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी नंबर क्या नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा। तो ये दोनों इवेंट, ए इवेंट और बी इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, एक इवेंट है मेरे पास हेड और बी इवेंट है मेरे पास टेल, तो आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या पार्ट आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि हेड आने की पॉसिबिलिटी, पॉसिबल आउटकम्स और बी आने का आउटकम्स दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आता। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमारे पास 5 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Exhaustive events. Event of n are said to be exhaustive if nothing beyond than those listed in the sample space can occur. Event A and B are exhaustive defined on sample space if A union B equals to sample space. ये क्या बात हो गई, आपको अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था। A इवेंट क्या है, ऑड नंबर, एक डाई को रोल किया और मेरे पास क्या आ रहा है, ओड नंबर आने के मैं आउटकम्स पूछ रहा हूँ, तो ए आ जाएगा मेरे पास 1, 3 और 5। ठीक है, बी इवेंट मैंने लिया, क्या लिया, इवन नंबर्स। अब ध्यान से समझना, इवन नंबर क्या क्या आ सकता है, ये आ सकता है 2, 4 या फिर 6। तो यहाँ पर एक इवेंट ए आ रहा है ऑड नंबर, एक इवेंट बी आ रहा है मेरे पास इवन नंबर्स। ध्यान से देखना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर देता हूँ, ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ, तो ये पूरा क्या कहलाएगा मेरे पास, ये पूरा कहलाएगा सैंपल स्पेस। क्यों कहलाएगा सैंपल स्पेस, क्योंकि एक डाई को रोल करने पर सैंपल स्पेस क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, वो आ सकते हैं 1, 2, 3, 4,
5 6 जो कि किसके बराबर आ रहे हैं, A यूनियन B के बराबर। और वही यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ A यूनियन B इक्वल्स टू S, तो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे, ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। अब और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल तो हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, A को तो ले लिया ऑड, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो ये तो चेंज हो ही जाएगा। एक डाई को रोल किया और यहाँ पर मैंने A इवेंट लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 2 और 3। और इस वाले में क्या लिया मैंने, 3 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब कोई सा भी एलिमेंट्स इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन हो रखा है। यहाँ पर B ले लो आप, तो इसमें क्या क्या स्पेस में सेम एक्सपेरिमेंट आएंगे, 3 4 5 और 6। मैं आपसे वापस पूछता हूँ कि A यूनियन B की वैल्यू क्या होगी, A के एलिमेंट और B के एलिमेंट क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही तो होंगे, क्या यही होंगे, 3 दो बार आ रहा है तो उसको एक ही बार अपन कंसिडर्ड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल स्पेस में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे जो सिंपल स्पेस में आ रखे हैं वही किस में आ जाएंगे, A यूनियन B में। तो A और B एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी exhaustive if nothing beyond than those listed in the space sample space can occur। इन दोनों के अलावा एक डाई को रोल करने पर कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या, एक डाई को रोल करने पर या तो वैल्यूज़ 1 2 3 आएगी या फिर वैल्यूज़ 3 4 5 6 आएगी, इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये इवेंट क्या कहलाएंगे, आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं फटाफट से। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहलाती है, लेट एन एक्सपेरिमेंट गिवन एन पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, जैसे कोई नहीं टॉस कर रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वहाँ पर, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसके अंदर n होंगे, मतलब 2 हो जाएंगे। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, उस कंडीशन में 2 हो जाएंगे। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें n पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे एक डाई को रोल किया तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, कितने नंबर की बात चल रही है यहाँ पर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए यहाँ पर, 6 हो गए। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं n, टोटल आउटकम्स। आगे बढ़ने विच आर इक्वली लाइकली है, क्योंकि 1 आने की पॉसिबिलिटी, 2 आने की पॉसिबिलिटी, 3 आने की पॉसिबिलिटी, 4 आने की पॉसिबिलिटी, 5 आने की पॉसिबिलिटी और 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। आगे चलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल एग्जॉस्टिव भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। एंड आउट ऑफ दीज आउटकम्स इफ एन आउटकम्स फेवर इवेंट ए, मेरे पास कोई ए इवेंट है, उसका मतलब है कि मेरे पास ओड नंबर आने चाहिए। तो ओड नंबर आने के लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो डाई रोल करने पर 1 आए, या फिर डाई रोल करने पर 3 आए, डाई रोल करने पर 5 आए। तो टोटल आउटकम्स कितने, फेवरेबल आउटकम्स की बात चल रही है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, उस कंडीशन में 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे अपने पास, m, तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपन होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या आते हैं, टोटल आउटकम्स, और न्यूमरेटर में क्या आता है, फेवरेबल आउटकम्स। क्या आता है, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी की फंडामेंटल डेफिनेशन होती है। तो आप एक चीज़ और देख लीजिए, मान लीजिए मैंने फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल इवेंट्स ले लिया कि वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए ग्रेटर देन 7। तो एक डाई को रोल करने पर क्या 7 से बड़ी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, आप बोलोगे सर नहीं है।
फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर, इसका मतलब नंबर ऑफ ए में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इस मतलब नंबर ऑफ ए में क्या आएगा, ए वाला एलिमेंट्स क्या आएगा, कुछ भी नहीं, इस तरीके से खाली या फिर 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 0। टोटल आउटकम्स तो अभी भी सेम ही है, नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस में कितने हैं 6। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। ए इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। ए इवेंट हैपन होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 तो आ ही सकती है। अब आप ध्यान से देखना, मेरे पास एस जो है, ये एन जो है, ये क्या है, टोटल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो सारे। इसका मतलब एक अगर मैं कार्ड ले लेता हूँ, कार्ड की डेक ले लेता हूँ, तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52। अब फेवरेबल आउटकम्स तो कुछ भी हो सकता है, पर इसकी वैल्यू 52 से तो कम ही रहेगी या इक्वल भी आ सकती है। फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू 52 के इक्वल या इससे ज़्यादा नहीं, इससे बड़ी कभी पॉसिबल है क्या। आप सोचो कि 52 कार्ड में से ही तो हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, क्या वो 52 से कभी ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब m की जो वैल्यू है ये n से कभी भी बड़ी नहीं होगी, m की जो वैल्यू है वो n से कभी भी बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो अपन ने क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर, 0 कहाँ आ रहा था, यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, एक मेरा फेवरेबल इवेंट से यहाँ पर मैंने क्या लिया था, ग्रेटर देन 7, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ a लेस देन 7। तो मैं आपसे पूछता हूँ ए में इवेंट क्या क्या आएंगे, लेस देन 7 तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी, लेस देन 7 क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी। अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं, लेस देन 7 नंबर आना चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आ सकते हैं। यही क्या है मेरे पास, फेवरेबल इवेंट्स है, यही तो आ सकते थे, और यही क्या हो जाएंगे, फेवरेबल इवेंट्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और टोटल इवेंट्स ये किसके बराबर है, एन के, एम के, और एन टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, यही आ सकते हैं। तो एक डाई को रोल करने पर टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 6, कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1। क्या फेवरेबल आउटकम्स 6 से कभी ज़्यादा आ सकते हैं, क्या एक डाई को रोल करने पर इनसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इसके अलावा भी कुछ आ रहा हो, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो वैल्यू रहेगी इस डिनोमिनेटर से छोटी ही रहेगी, यानी डिनोमिनेटर क्या है, हमेशा बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1 से छोटी रहेंगी या बराबर, और 0 तक रहती है। पॉजिटिव क्यों रहती है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं। और टोटल आउटकम्स भी, मतलब आप सिक्का रोल कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि -1 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, कभी भी पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम ऐसे आपस में देते रहते हैं। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हैपन होने की पॉसिबिलिटी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ भी हो सकता है ये, मान लीजिए ये 3/4 है, कोई भी ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको होने की पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है मेरे पास, 3/4 आ रही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ए के ना होने की, ना या फिर ए नॉट की पॉसिबिलिटी बताइए, कि ए अपने पास हैपन ना हो उसकी पॉसिबिलिटी बताइए। यानी कि ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, इसको ए बार से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह काम आता है। आपको ए नॉट की वैल्यू निकालने की जगह 1 माइनस में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने की जगह अपन क्या कर देंगे, जो भी दोनों में से ईजी रहेगा वहाँ पर अपन दोनों में से कोई सा भी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। भाई ये पूछा है पर इसको निकालना आसान है,
तो ये निकाल दो 1 माइनस। ये पूछा है, इसको निकालना आसान है, तो ये निकाल दो और 1 माइनस कर दो। तो दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑड नंबर्स नहीं आने चाहिए। आप ऐसे सोचो, ए बार का मतलब क्या है, नॉट ऑड, तो ऑड नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, इवन होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6, वही बात पड़ेगी 3, तो 6 में से अपन क्या कर देंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भी ये आ रहा है 3। तो हमें यहाँ पर ए बार में डायरेक्ट ये वैल्यू लिखने की आदत डालनी, ये सब चीज़ों की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पता है। यहाँ से चलें आगे। शुरू में काफ़ी सारी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उनको अपन कैसे अप्रोच करेंगे। चलते हैं आगे। ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ए के फेवर में इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट अगर के पूछे जाए आपसे ए के फेवर में इवेंट कितने हो रहे हैं, तो उसमें आप इजी सा फॉर्मूला याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी कि ए इवेंट हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ आउटकम्स अगेंस्ट इवेंट ए, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स अगेंस्ट इवेंट ए। अगर यहाँ पर फेवर है तो यहाँ पर फेवर आएगा, यहाँ पर अगेंस्ट है तो यहाँ पर अगेंस्ट आएगा। अगर यहाँ पर फेवर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछेगा, अगर यहाँ पर अगेंस्ट है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार रखना है। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा। तो ये क्या है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट है, क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ आउटकम्स अगेंस्ट इवेंट ए। खत्म बात। आगे ऑड अगेंस्ट इवेंट ए, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अगेंस्ट इवेंट ए अपॉन फेवर। अगर फेवर दे रखा है तो फेवर अपॉन अगेंस्ट, अगर अगेंस्ट पूछा है तो अगेंस्ट अपॉन फेवर। बस इस तरीके से याद रख लो, अपने आप क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं अपन। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ रेड फेस कार्ड। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 52 आएगी, सबको पता है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ए क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है मेरे पास, कि क्या आना चाहिए, अ रेड फेस कार्ड। ध्यान से देखना, एक तो यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं। अगर सिर्फ रेड कार्ड पूछता तो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। अगर सिर्फ फेस कार्ड पूछता तो कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड एक कलर में होते हैं, तो 4 में क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। पर यहाँ पर ध्यान देना क्या दे रखा है, रेड भी है फेस कार्ड भी है। तो रेड में फेस कार्ड के नंबर कितने होंगे भाई, एक में कितने होते हैं, 3, तो ये हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, रेड फेस कार्ड भाई, रेड के टोटल कार्ड्स जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये 13 13 13 30, ठीक है। इसमें से ये क्या है रहते हैं, रेड, और ये क्या रहते हैं, ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, फेस कार्ड कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर फेस कार्ड कितने होंगे, 1 2 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो मेरे को क्या चाहिए, रेड फेस कार्ड चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स देखना ध्यान से कितने आ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे रेड फेस कार्ड 3 इधर से, रेड फेस इधर से 3, कितने फेवरेबल केस हो गए 6, और टोटल नंबर्स ऑफ केसेस कितने हो गए 52, क्योंकि एक कार्ड अगर आप ड्रॉन कर रहे हो तो आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 13 + 13 + 13 + 13, कुछ भी आ सकता है।
तो फेवरेबल आउटकम्स तो आ जाएंगे आपके पास 6 और टोटल आउटकम्स आ जाएंगे आपके पास 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आ जाएगा 6/52। बस खत्म, इतना ही है। नाइदर अ हार्ट नोर अ फेस कार्ड। तो नाइदर अ हार्ट H बार नोर अ फेस कार्ड F बार। फेस कार्ड को मैं F से डिनोट कर देता हूँ, हार्ट को मैं H बार से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स तो इसमें भी 52 रहेंगे, बस आप फेवरेबल आउटकम्स के बारे में सोचिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे? नाइदर अ हार्ट नोर अ फेस कार्ड। तो मैं आपसे पूछता हूँ, हार्ट कितने होते हैं? 13। सेकेंड वाला, हार्ट कितने होते हैं? आप बोलोगे 13। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। पर हार्ट में भी तो 3 फेस कार्ड आ गए। तो फेवरेबल आउटकम्स नहीं, हार्ट और फेस कार्ड कितने आ जाएंगे? टोटल कितने आ जाएंगे भाई? हार्ट कितना है? 13। फेस कार्ड कितना है? 12। अब इसमें 2 बार वो चीज़ें जुड़ गई। अब 3 फेस कार्ड हार्ट में भी तो आएंगे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप सोचो ना, अपन ने क्या किया? फेस कार्ड हटा दिए, ये सब हटा दिए, और 13 ये भी हटा दिया। तो ये वाला जो था ये 2 बार हट गया। यहाँ पर क्या कर देंगे अपन? मतलब 3 बार, 2 बार जुड़ गया, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसको एक बार माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2, कितना आ जाएगा? 22। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? 22। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और फेस कार्ड क्या आ जाएगा? 22/56। पर मुझे तो क्या निकालना था? नाइदर अ हार्ट नोर अ फेस कार्ड। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो हो जाएगा 1 माइनस 22/56। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा, नाइदर अ हार्ट नोर अ फेस कार्ड। आगे चलते हैं। आइदर अ स्पेड और किंग। या तो स्पेड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। वापस से वही चीज, स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड कितने आ जाएंगे आपके पास? 13। किंग कितने हैं? 1 2 3 4, 4। पर एक स्पेड का किंग ऑलरेडी आ गया, तो -1 कर दो, कितना हो जाएगा ये? 16। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 16। टोटल आउटकम्स 52। तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हो जाएगा 16/52। तो इजी से कंसेप्ट है, बस आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। फेवरेबल आउटकम्स के लिए क्या क्या कंडीशंस दे रखी है उस पर ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग आगे चलना है। चलें आगे की तरफ चलते हैं फटाफट से। आगे आते हैं, थ्रोइंग अ पोटेंट सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कुछ आपको याद रखने हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जैसे आपसे क्या पूछेगा कि थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस और सम होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ दे देगा। सम जैसे मान लीजिए 4 दे दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 दे दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सम जो होगा ग्रेटर देन कुछ वैल्यूज़ दे दी, 8 दे दिया, तब क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद रखना, तो उससे क्या होगा? आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो बताता हूँ मैं आपको क्या क्या याद रखना है। जैसे पेयर ऑफ डाइस अगर आपको थ्रो करना है तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। दोनों पे 1 1 आ जाए, पहले पे 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये आ सकता है। और क्या क्या आ सकते हैं? पहले पे 2 1 आ जाए, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ये आ सकता है। और क्या क्या आ सकता है? यहाँ पहले वाले पे 3 मान लेते हैं, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब और 4 1,
4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। जल्दी से लिख लेते हैं इसको। 5 1। टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ से अपन एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। 7 1, क्या 7 1 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो आप ध्यान से देखना कि अगर पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पॉसिबिलिटी ये आएंगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी अगर आपको दिख रही हो, इसके अलावा कोई सूझ आ रही हो, तो वो गलत आ रही होगी। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम्स अगर पूछे जाए तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ये कैसे आता है? एक डाई रोल किया कितना आ जाएगा? 6। दूसरा डाई रोल किया कितना आ जाएगा? 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप काउंट भी कर सकते हो, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। अब वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है वो कि डबलेट आ, कि अगर मैंने एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया तो एक डबलेट आना चाहिए। डबलेट का मतलब क्या होता है? इस तरीके से 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो डबलेट आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। टोटल आउटकम्स 36, तो कितना हो जाएगा? 6/36। आगे सम की वैल्यू पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम की वैल्यू कैसे? एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया और उन पर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम किया और उसकी वैल्यू कुछ कुछ पूछ लेगा। मान लीजिए उसने पूछ लिया कि सम जो है 2 आना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा मेरे पास? सिर्फ यही पॉसिबल है कि सम क्या आ जाए? 2 आ जाए। सम कितना आ जाए? 2, 1 आएगा। सम 3 आ जाए। सम 3 आने के लिए पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे पास? 2 है। आगे चलते हैं। सम 4 आ जाए। सम 4 आ जाए के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे मेरे पास? 3। सम कितना? 4 आने के लिए पॉसिबल आउटकम्स 3। सम 3 आने के लिए पॉसिबल आउटकम्स 2। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सम 3 चाहिए तो 2, 4 चाहिए तो 3, 5 चाहिए होगा तो 4। तो एक एक कम होता जा रहा है, पर ये एक एक कम कहाँ तक होगा? 7 तक होगा। अगर 7 सम चाहिए तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? वापस से एंटी क्लॉक, मतलब वैसे चलेगी। जैसे यहाँ पर कितने आउटकम्स आ रहे? 7 के लिए कितने आउटकम्स आ रहे मेरे पास? 6 आ रहे। तो उसके बाद वापस से ये 5 4 3 2 1। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सम 12 आना चाहिए, 12 कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर एक मैंने आपको वैल्यूज़ लिख दी है, डायरेक्ट की वैल्यूज़। क्योंकि अभी अपन क्या देख रहे थे कि x-1 एक कम करते जा रहे थे। सम जैसे मुझे कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया था? 2-1। सम 3 चाहिए तो 3-1, 2 ही तो आ रहा था। 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7 तक फिर अपन जाके कहानी अपनी रुक गई थी। फिर उसके बाद वापस से क्या हुआ था? अपन रिवर्स गियर पे चले थे। अब वापस से क्या होगा? ये कम होता चला जाएगा। और उसके लिए अपन क्या करते हैं? 13 - x। जब सम की वैल्यू 8 से 12 के बीच में अगर वो पूछता है तो अपन के पास क्या करना है? 13 - x/36 कि सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए। उसने सम की वैल्यू बोल दी मेरे से 11, तो 11 के लिए टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स तो हमेशा 36 ही रहेंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 13 - 11 यानी कि 2। आप यहाँ से भी देख सकते हो सम 11 आने के लिए क्या क्या हो सकता है? 5 6 या 6 5 हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास? 2 हो गए, 2/36। पर ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, इसीलिए अपन ने यहाँ पर इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत करी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके पास? इतने हो जाएंगे। चलो आगे। A pair of dinosaurs show different faces. Find the probability sum of two face is prime. तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? प्राइम हो सकते हैं 2, और क्या हो सकता है? 3, और फाइंड द पेयर ऑफ डाइस सम ऑफ टू फेसेस इज प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 8 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 12 13 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 14 नहीं हो सकता, 15 16 17। कहाँ तक जोड़ूंगा भाई? यहाँ पर जाके रुक जाओ, क्योंकि सम की वैल्यू 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मेरे पास सम की वैल्यूज़ ये पॉसिबल है और इन सब की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है।
मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम ऑफ टू फेसेस इस प्राइम के लिए सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, प्लस सम कितना आना चाहिए, 7, प्लस सम कितना आना चाहिए, 11। इन सब की वैल्यूज़ को निकाल लूँगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड में टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स तो 36, 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, सिर्फ 1। 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2, 1 कम। 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी रहती है, 1 कम। 4, 7 आने की पॉसिबिलिटी फेवरेबल इवेंट्स कितने होते हैं, ये भी अपने जोड़ा 6, प्लस 11 आने के लिए भी अभी जोड़ा कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 15, तो ये आ जाएगा 15/36। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, एटलीस्ट 1 डाई। आप आगे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो इजीली अपन से सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट 1 डाई शो 1। एटलीस्ट इन दोनों में से एक डाई आपको क्या शो करना चाहिए, 1 शो करना चाहिए। तो इसके लिए एटलीस्ट 1 डाई शो, तो वो 1 कैसे कैसे शो कर सकता है, आप फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से देख सकते हो। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, तो या तो 1 दोनों में आ जाए या किसी एक में तो आए। तो फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इनके अलावा कहीं पर भी आपको 1 दिख रहा है क्या, इन सब के अलावा आपको कहीं पर भी 1 दिख रहा है क्या, ये 6 और 7, 8, 9, 10, 11, इन 11 इवेंट्स के अलावा कहीं पर भी आपको 1 नहीं दिख रहा होगा। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 11, टोटल आउटकम्स तो 36। एटलीस्ट 1 डाई का मतलब एक या दोनों में ही 1 दिख जाए। अगर एग्जैक्ट 1 बोलता तो यार चीज़ें नहीं लेते। अब एक कॉइन को टॉस किया है, पर कितने टाइम किया है, देखो मान लीजिए एक कॉइन को एक टाइम पे टॉस किया है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मतलब टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है, हेड या टेल। कितने आएंगे, 2। अगर मैंने क्या किया है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ये आ सकते हैं टेल हेड, और ये आ जाएगा टेल और टेल। कितने फेवरेबल टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, 2। इसी तरीके से 2 की पावर 3 जब 3 बार रोल करोगे, और 2 की पावर 4 यानी कि 16 आउटकम्स होंगे टोटल, जब एक कॉइन को 4 बार आप टॉस करोगे। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ सकती है। अब आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, ऐसे आउटकम्स बताओ। तो एग्जैक्टली हेड कितनी बार आ रहा है, यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली हेड 1, यहाँ आ रहा है, और कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली हेड, यहाँ आ रहा है, और कहीं पर आ रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, और कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, ये आ रहा है। तो 4 नंबर पे पॉसिबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स 4/16, एटलीस्ट 1, ग्रेटेस्ट 1, इस तरीके की यहाँ पर वैल्यूज आपसे पूछी जाती है कि एग्जैक्टली 1 टाइम्स, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एडिशन थ्योरम। एडिशन ये तो अपन सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं, आइदर ए और आइदर बी। क्या चाहिए, ए या फिर बी। अगर बीच में या लगा हुआ है और लगा हुआ है, ए या बी, तो अपन क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। अगर ए एंड बी लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, कॉमन पार्ट देखना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन, यूनियन, आइदर ए और आइदर बी में क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर टू एंड इवेंट ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, ए और बी में से क्या कॉमन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो ए में से कुछ कॉमन आ रहा होगा जो बी में भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम ही रहेगी। ये तो अंडरस्टूड है। सेम बी के लिए भी रहेगा, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बी से बड़ी या बराबर होती है और इससे छोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव उसमें से कुछ पॉजिटिव वैल्यू कम हो रही है, तो इससे तो छोटी आएगी ही हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली
A and B two events such that the probability that exactly one of them occur is 2/5. एग्जैक्टली वन ऑफ देम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी दे रखी है 2/5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए और बी ओकर, ए और बी यानी कि यहाँ पर ए हो या फिर बी हो, तो यहाँ पर यूनियन की वैल्यू दे रखी है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि यूनियन की वैल्यू दे रखी है या फिर इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा यहाँ पर ए और बी लिख रखा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 1/2। आगे देखते हैं, पूछा क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम ओकर टुगेदर। बोथ ऑफ देम ओकर टुगेदर का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज से। बोथ ऑफ देम ओकर टुगेदर का मतलब होता है कि या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ में क्या हो, हैपन हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी उसके बारे में आप सोचो कि ए यूनियन भी लगाना है कि ए इंटरसेक्शन भी। आप सोचिए कि ए और बी साथ में होने चाहिए, इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साथ में होकर होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाना है, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट लगाना है। दोनों साथ में होने चाहिए, कब साथ में होंगे, जब ए भी हो रहा हो और बी भी हो रहा हो, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट कुछ चल रहा हो, दोनों का कॉमन इवेंट जब पॉसिबल हो। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको प्राइम दे दिया, जैसे प्राइम एक डायग्राम रोल किया, उसमें प्राइम नंबर आने की आउटकम्स की बात चल रही है। प्राइम, तो प्राइम में क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, बस यही आ सकता है। और n दे दिया इवन, एक और आउटकम्स है, वो बोल रहा है मेरे पास इवन नंबर आने चाहिए, इवन नंबर आने चाहिए। तो मैंने आपको बोला इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। उसने ये बोला है अब क्वेश्चन में कि इवेंट ए और इवेंट बी साइमल्टेनियसली ओकर होने चाहिए, यानी कि साथ साथ में ओकर होने चाहिए, ओकर टुगेदर। तो ये दोनों इवेंट साथ साथ में कब ओकर हो सकते हैं, ये दोनों इवेंट साथ साथ में कब हो सकते हैं, जब एक ऐसा प्राइम नंबर मिल जाए जो कि इवन हो, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही है, इसमें और इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 कॉमन पार्ट आ रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ प्राइम इंटरसेक्शन इवन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 2। नंबर ऑफ से पूछा जाए तो आपसे 1 आ जाएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है, ए सेम चीज़ यहाँ पर हमें करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है और आगे दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम ओकर, इनमें से दोनों में से एग्जैक्टली वन ओपन हो। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखा है कितना, 2/5, ये दे रखा है। अब उसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम ओकर टुगेदर। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसने पूछा क्या है, बोथ ऑफ देम ओकर टुगेदर, इसकी वैल्यू पूछी है और आपको ये वाली वैल्यूज़ भी दे रखी है, ये वाली वैल्यूज़ भी दे रखी है। तो इसको निकालने में कितना आसान लग रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ऑफ देम ओकर इज़ 2/5, ये चली जाएगी इधर 2/5 और आंसर आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10, ये आ जाएगा आपके पास 5 - 4 यानी कि 1/10, और 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1। तो दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली या फिर एक साथ ओकर या फिर टुगेदर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/10 यानी कि 0.1। चलते हैं आगे, आगे की कहानी पढ़ते हैं फटाफट से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
चलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक इवेंट हैपन हो जाता है पर साइमल्टेनियसली साथ साथ में दूसरा इवेंट के साथ में चलना चाहिए, यानी कि दोनों इवेंट क्या होने चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए। ए एंड बी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट है ए हैज ऑकर्ड इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इवेंट ए हैपन हो गया है तब इवेंट बी हैपन होने की प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए, जब इवेंट ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताओ कि बी पॉसिबल है या नहीं है। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, पर किस कंडीशन में निकालना है? जब क्या हो, ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इन दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है, आप सोचो एक बार, इसको थ्योरम से सोचो कि बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कब पूछी जा रही है? जब ए इवेंट भी हो जाए। इसका मतलब प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी कब पूछी जा रही है? जब इवन नंबर भी आ जाए। तो ये दोनों कब पॉसिबल है? जब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाए। इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हैपन हो जाए, अपोन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर अपन काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस एट रैंडम। पेयर ऑफ डाइस है, उनको कैसे थ्रो किया गया है? एट रैंडम। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इवन क्या है? गेटिंग अ डबलेट। आपको अभी भी मैंने कंडीशन बताई थी डबलेट की। क्या कंडीशन होती है? डबलेट का मतलब क्या होता है? दोनों डाइस पर सेम वैल्यू आए। तो इवन क्या, इवन जो है उसका लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इवन के लिए? ये होंगे डबलेट। क्या क्या आ सकता है? पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, तीसरे पे चौथा, पांचवा और 6,6। अब जहाँ जाके रुक जाऊँ क्या? यहाँ जाके मैं रुक गया। इवन क्या है? गेटिंग अ डबलेट, यानी कि मैंने एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया है और मेरे पास क्या आना चाहिए? डबलेट आना चाहिए। तो मैंने क्या निकाल लिया? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन निकाल लिए। इवन हैपन होने के टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? ठीक है, तो मैंने यहाँ निकाल लिए। E2 मेरे पास क्या बोल रहा है? E2 थोड़ा सा समझदार है। E2 ने क्या बोला? गेटिंग अ स्कोर ऑफ 10 और मोर। ये उसी टाइप की बात हो गई कि सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सम की वैल्यूज़ को 10 या 10 से ज़्यादा ले लेंगे। तो आप आउटकम सोचिए क्या क्या आएंगे। देखो, सम 10 कब कब आ सकता है? एक तो आ सकता है 6,4 पर। यहाँ पर अपने पास टेबल बनी हुई है, जब अपन ने इतनी मेहनत से बनाई है तो अपन वापस से क्यों देखें, उसी पर चलते हैं। फेवरेबल आउटकम्स देखने हैं, सम क्या आना चाहिए? 10 या 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ फेवरेबल आउटकम्स बताओ क्या क्या आना चाहिए? 10 या 10 से बड़ी वैल्यूज़। तो 6,4 आ सकता है। सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10 आ गया। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए मेरे पास? 3 आ गए यहाँ से। 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, 11 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 12 भी हो सकता है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पर E2 हैपन होने के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास? 3 + 2 + 1 कितने हो गई है? 6। अब आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं उन पर भी निगाह डाल लो। क्या उनमें कोई डबलेट है? डबलेट है तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉमन पार्ट भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या देखा? सबसे पहले अपन चलते हैं 6 पर। सम क्या होना चाहिए आपके पास? 10 या 10 से ज़्यादा। 10, 11 और 12, उसके आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि 12 से ज़्यादा सम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 6,4 हो सकता है, 5,5 हो सकता है, 4,6 हो सकता है। तो मेरे को एक डबलेट मिल गया। कहाँ मिल गया डबलेट? ये रहा डबलेट, 5,5। एक डबलेट मुझे यहाँ मिल गया। फिर मैंने देखा यहाँ पर कोई डबलेट है, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक और डबलेट मिल गया मुझे। जब सम होना चाहिए 12, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डबलेट मिल चुके हैं।
जो कि इंटरसेक्शन में अपने पास काम आएंगे। तो चलो फटाफट से टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स E2 में कितने हो जाएंगे आपके पास 5, लिख दो उनको 4 6 5 5 6 5 5 6 एंड 6 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ E1 कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 6। नंबर ऑफ E2 मुझे बताइए कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6। मुझे क्या निकालनी है, यहाँ निकालना है मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या होती है, E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो नीचे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, E1 इवेंट और E2 इवेंट दोबारा लिखे, ताकि हम यहाँ पर इजीली क्या कर सके, इंटरसेक्शन निकाल सकें। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर निकाल सकें। तो मैं गया E2 के पास, मैंने पूछा E1 क्या है, डबलेट है, और E2 क्या है, गेटिंग ए स्कोर ऑफ 10 और मोर। तो स्कोर 10 11 और 12 ये तीनों हो सकता है, मतलब 10 और E2 में क्या आ सकता है, स्कोर 10 हो, 11 हो और 12 हो। ये किस तरीके से हो सकता है, अगर डाई के पेयर को रोल किया है इस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये चीज़ पूछता हूँ कि यहाँ पर दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। आप देखेंगे कि 5 5 और 6 6 ये दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है, क्योंकि सम 10 चाहिए और 12 भी चाहिए और डबलेट भी चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5 5 और 6 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 निकल जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन टोटल। टोटल तो कितने हैं, फेवरेबल केस अपॉन एट और टोटल आउटकम्स, ये कितना आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 36। ठीक है, इसको निकाल के रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है कि सम 10 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 10 या उससे ज़्यादा, यानी कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ E2 अपॉन टोटल आउटकम्स। ये इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ताकि आप इसमें यहाँ पर एक और फॉर्मूला अपन ड्राइव करेंगे, जब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप निकालिए दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो रहा है और इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। E2 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं। तो E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा मेरे पास 6/36। कितना हो जाएगा, 6/36। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 से 36 कैंसिल, 2/6 यानी कि ये 1/3 हो जाएगा। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में E1 इवेंट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कब निकालनी है, जब E2 गेटिंग ए स्कोर ऑफ 10 और मोर आ जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट अपन ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या है, दोनों ही क्वेश्चन में सेम है। टोटल आउटकम्स क्या है, दोनों ही क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ A लिख सकते हैं अपन, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वही वाला। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ E2। तो अपन नेक्स्ट टाइम से इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो दोनों में सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर क्या रहेगा, एज इट इज। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आ रहा है आपके पास 2, और नंबर ऑफ E2 कितना आ रहा है 6। तो आप यहाँ पर अगर देखो, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आ रहा है 2, नंबर ऑफ
E2 कितना आ जाएगा 6, तो 2/6 कितना हो जाएगा 1/3, मतलब आंसर फिर भी वही रहेगा। इसका मतलब तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन आज रखते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को लगभग ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।